नमस्कार विद्यार्थी। तो फाइनली आईबीपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने इस बार का अपना रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। आईबीपीएस की टैगलाइन है, असेसमेंट में हम पर भरोसा रखता है भारत, इन असेसमेंट इंडिया ट्रस्ट अस। तो आज हम समझेंगे कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या डिटेल, क्या जानकारी हमें दी गई है। तो सबसे पहले जो ज़रूरी जानकारी है वो ये है कि इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं, हमें किन तारीख को अपने दिमाग में रखना है। पहली है कि नोटिफिकेशन आया 30 जून को है, ये किसी काम की नहीं है। सेकंड है एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रही है, इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है 1 जुलाई से, 1 जुलाई 2020 से। तो आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है। अगर आप तैयारी पहले से कर रहे हैं, अगर आपका माइंड सेट है कि आपको जॉब चाहिए और जल्दी चाहिए, सरकारी चाहिए, तो आपको फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर देना चाहिए। लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट इसकी 21 जुलाई 2020 है, 21 जुलाई 2020। कॉल लेटर आपके अगस्त के समथिंग आना स्टार्ट हो जाएंगे। सितंबर अक्टूबर में एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेगा, ऐसा नोटिफिकेशन बता रहा है हमें। फिर अगला सवाल हमारा ये रहेगा कि कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है। स्केल 1 और स्केल 2 दोनों के लिए, मल्टीपर्पज़ और असिस्टेंट दोनों के लिए। तो जिसके पास बैचलर डिग्री है, जो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है, वो इस फॉर्म को भर सकता है। स्टेट की लोकल लिंक, अब और क्या ज़रूरी है? पहला तो ये कि डिग्री आपके पास, आपका ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है, ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है। स्टेट की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। जिस स्टेट से आप भर रहे हो, जिस रीजन से आप भर रहे हो, वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपको आना चाहिए। एज क्राइटेरिया क्या है इसका? ऑफिसर स्केल 1 के लिए आपकी एज होनी चाहिए 18 से 30 तक। आप 18 साल से कम के नहीं होना चाहिए और आपकी उम्र 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। स्केल 2 के लिए क्या है? मल्टीपर्पज़ के लिए आपकी एज रहेगी 18 से लेकर के 28 तक। 18 से लेकर 28 तक। अगर आप 18 से बड़े हो और 28 से कम हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। एज रिलैक्सेशन दिया गया है, ओबीसी को 3 साल का और एससी एंड एसटी को 5 साल का। आपकी जो एज है वो 2 जुलाई 2020 को कैलकुलेट की जाएगी। आपकी जो आयु है वो 2 जुलाई 2020 के हिसाब से होना चाहिए। तो ये सारी जानकारी थी कि एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले आपको क्या डिटेल होनी चाहिए, आप उस फॉर्म को भर सकते हो या नहीं भर सकते हो, क्या उसकी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। अब आगे क्या है? अगर आप फॉर्म को भरने जा रहे हो तो फॉर्म को भरने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? आपकी फ़ोटो होनी चाहिए 4.5 इंटू 3.5 की, जो नॉर्मल पासपोर्ट साइज़ होता है, वो आपको फ़ोटो चाहिए रहेगी। उस फोटो में जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए। थंब इम्प्रेशन आपका होना चाहिए एक कागज़ पर, जिसको वहाँ स्कैन किया जाएगा। सबसे ज़रूरी बात है आपका साइन होना चाहिए, साइन भी स्कैन होकर के लगेगा। और जो सबसे ज़रूरी बात है, जिसमें गलतियाँ बहुत होती है, वो है डिक्लेरेशन, आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन। मतलब आपको अपनी हैंड राइटिंग में लिख करके उसको स्कैन करके उस एमपी ऑनलाइन से भर रहे हो तो एमपी ऑनलाइन वाले को देना पड़ेगा। वो फॉर्म में अटैच होगा वो, या अगर आप खुद भर रहे हैं तो आपको उसको अटैच करना चाहिए। क्या रहेगा? डिक्लेरेशन क्या है? आपको क्या लिखना है? अच्छा, जो भी लिखना है वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना है। आपको जैसी भी आती है, आपको सिर्फ टीपना है, आपको लिखना है, कॉपी करना है। देख देख करके आप उसको कॉपी करो, अपनी ही हैंड राइटिंग में उसको लिखना है। क्या लिखना है? आई, आपका नाम लिखेंगे, जैसे आपका नाम अगर सुधीर है, आई सुधीर हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। मैं सुधीर अपनी सारी सही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और जब भी किसी भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी मैं उसको प्रेजेंट करने के लिए तैयार हूँ। ये आपको इंग्लिश में ही लिखना है, किसी और लैंग्वेज में नहीं चलेगा। और जो आपको दिया है इस नोटिफिकेशन में, या जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यही कॉपी करना है। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोटिफिकेशन भी इसका पूरा मिल जाएगा। तो अगर आप नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लें। तो इन सब के बाद फाइनली आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। आपको मैसेज आएगा, आपको ईमेल आएगा। मोबाइल नंबर चालू वाला देना है, ईमेल आईडी आपकी ऐसी देनी है जो कि चालू हो। अब आपकी बारी आई है फीस।
एप्लीकेशन फीस कितनी लगेगी, तो स्केल 1 2 3 सभी के लिए जो फीस लग रही है वो 175 लग रही है फॉर SC ST कैंडिडेट के लिए, और 850 रुपये लगेगी अदर के लिए। 175 रुपये SC ST के लिए और अदर के लिए लगने वाली है 850 रुपये। तो फाइनली पेमेंट सबमिट करने के बाद ये आपकी फॉर्म कंप्लीट हो गई है। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप आपका बहुत लंबे समय से चल रहा होगा और वो है स्टडी। अब इसमें आने क्या वाला है, आपका अगस्त के समथिंग कॉल लेटर आ जाएगा। कॉल लेटर के बाद आपको एग्ज़ाम देने के लिए जाना है। तो एग्ज़ाम में क्या आने वाला है? एग्ज़ाम में इसका जो इसमें प्री होगा, मेंस होगा एंड देन फाइनल इंटरव्यू राउंड होगा। प्री में क्या पूछा जाएगा? प्री में पूछा जाएगा मैथ्स और रीजनिंग, सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग। 40 नंबर की मैथ्स है, 40 नंबर की रीजनिंग है। 40 नंबर मैथ्स के हैं, 40 नंबर, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। तो हर एक नंबर का के लिए आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। नेगेटिव मार्किंग है, इसमें 1.25 एक नंबर का एक क्वेश्चन है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1/4 मतलब 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है। दूसरी बात, आपको दोनों सेक्शन में सिलेक्शन लेना ज़रूरी है। मतलब जो कट ऑफ डिसाइड होता है रीजनिंग का और मैथ्स का, वो आपको इंडिविजुअल तौर पे क्लियर करना ज़रूरी है। अगर आपका ओवरऑल कट ऑफ क्लियर है और अगर आप रीजनिंग में या मैथ्स में जो उसका कट ऑफ है वो क्लियर नहीं कर पाए तो आप डिस्क्वालीफाइड माने जाओगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मेंस में आपको नहीं बैठने दिया जाएगा। तो ये तो थी कि प्री में क्या आने वाला है। प्री में सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग आने वाली है, बहुत आसान। हालांकि इनके सिलेबस के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या आएगा। तो मेंस में क्या है, अगर आपने प्री क्वालिफाई कर लिया है बहुत अच्छी बात है, आपको मेंस में बैठने के लिए मिलेगा। तो मेंस में आपको मैथ्स आने वाली है, रीजनिंग आने वाली है, कंप्यूटर आने वाली है, इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई एक लैंग्वेज आपको चूज़ करना है। वो आप वहाँ जाकर के ही चूज़ कर सकते हो, इसमें कोई पहले से ये नहीं है। क्वेश्चन सारे आपको बाईलिंगुअल मिलेंगे, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज को छोड़ करके, क्योंकि लैंग्वेज बाईलिंगुअल कभी नहीं हो सकती, वो दोनों भाषा में कैसे हो सकती है। तो 5 सब्जेक्ट कौन कौन से? मैथ्स है, रीजनिंग है, कंप्यूटर नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस है, और एक आपका हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज रहने वाली है। मैथ्स उसमें रहेगी 50 नंबर की, रीजनिंग मेंस में 50 नंबर की रहेगी, कंप्यूटर 20 नंबर की रहेगी, लैंग्वेज आपकी इंग्लिश या हिंदी जो भी है वो 40 नंबर की रहेगी। सारे के सारे जो पोर्शन रहेंगे वो 40-40 नंबर के 5 सेक्शन रहने वाले हैं, और 5 सेक्शन तो कुल मिलाकर के आपके कितने नंबर हो गए? 200 का आपका मेंस होने वाला है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए मल्टीपर्पज़ जो रहने वाला है, मल्टीपर्पज़ के लिए इंटरव्यू राउंड नहीं है। अगर आप मेंस क्वालिफाई करते हो इट मीन्स यू आर सेलेक्टेड, और अगर आप पीओ के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ आपको इंटरव्यू राउंड से भी गुजरना पड़ेगा। तो आपको फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन को एक बार बहुत क्लियर तरीके से देख लेना होगा कि कहाँ, किस रीजन में, किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है, किस स्टेट में, किस रीजन में कितनी वैकेंसी है। ये आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के नोटिफिकेशन डाउनलोड करके और खुद से अपने आप से एनालाइज करें कि आपको किस जोन में जाना है। हम लोग यहाँ पर एक स्टेट की बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मल्टीपर्पज़ स्किल 2 के लिए कितनी वैकेंसीज़ हैं? 2 बैंक है मध्य प्रदेश में। ग्रामीण बैंक में है SC के लिए 53, ST के लिए 70, OBC के लिए 53, EWS इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन के लिए 35 है, UR के लिए 141 रिजर्व है। मध्यांचल ग्रामीण बैंक में SC के लिए कोई नहीं है, ST के लिए 13 है, OBC के लिए 0 है, EWS के लिए 7 है एंड UR के लिए 42 है। और अगर हम लोग PO की बात करें तो MP के ग्रामीण बैंक में 29, SC के लिए, ST के लिए 14, OBC के लिए 52, 19, EWS के लिए एंड UR के लिए 79 है। मध्यांचल ग्रामीण बैंक में SC के लिए 9 हैं, ST के लिए 7 हैं, OBC के लिए 0 हैं, EWS के लिए 4 हैं और UR के लिए 17 है। तो फॉर्म भरने से पहले आपको सारी चीज़ें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो हमने कोशिश की है कि इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाए। कोई भी आपका डाउट है आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में उसको पिन करें। कुछ और ज़रूरी जानकारी कौन सी है, वो ये कि हमें जो डिस्क्रिप्शन लिखना है
वो ब्लैक पेन से होना चाहिए। आप जो भी लिखोगे, आप साइन करोगे तो वो ब्लैक पेन से होना चाहिए। आपका डिक्लेरेशन ब्लैक बॉल पॉइंट, ब्लैक इंक पेन से होना चाहिए। आपकी जो फ़ोटो है, आपकी जो फ़ोटो है वो या जो साइज़ है आपकी इमेज का, वो 10 KB से लेकर के 20 KB के बीच में होना चाहिए। 10 KB से लेकर के 20 KB के बीच में। थंब इम्प्रेशन जो आपका रहेगा उसका साइज़ हो सकता है 20 KB से लेकर के 50 KB। आपका जो साइन रहेगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपका जो साइन रहेगा वो 10 KB से लेकर के 20 KB के बीच में हो सकता है। जो आपकी थंब इम्प्रेशन वाली फ़ोटो रहेगी उसका 20 KB से 50 KB के बीच में हो सकता है साइज़। और आपका जो डिक्लेरेशन होगा, आपका जो डिक्लेरेशन वाली फ़ोटो होगी वो, अच्छा ये सारी की सारी JPG या JPEG में लगेंगी, उसका साइज़ 50 KB से 100 KB के बीच में हो सकता है या होना चाहिए। सिग्नेचर और जो हैंड रिटन आपका डिक्लेरेशन रहेगा वो कैपिटल लेटर्स में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आपकी रेगुलर हैंडराइटिंग में होना चाहिए वो। चूँकि कोरोना चल रहा है तो जब आप एग्ज़ाम देने जाओ, चूँकि कोरोना चल रहा है तो जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओ तो अपने पास मास्क होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास एक छोटा सा सैनिटाइज़र होना बहुत ज़रूरी है। ये 2 चीज़ें आप ज़रूर लेकर के जाएं, अगर तब तक हालात नहीं सुधरे तो ये थी जानकारी नोटिफिकेशन से रिलेटेड कि आपको फॉर्म किस तरीके से भरना है, उनमें किन चीज़ों की सावधानी रखना है, किन बातों को ध्यान में रखना है। अब आने वाले वीडियोस में हम लोग सीखेंगे कि मैथ्स और रीजनिंग किस लेवल की आती है। लेवल इनका आसान रहता है। ये कैलकुलेशन आपसे बहुत बहुत फास्ट और एक्यूरेट चाहते हैं। नन ऑफ दिस का ऑप्शन रहता है बैंक वाले एग्जाम्स में, तो आपको श्योर होना पड़ता है कि आपने जो आंसर लेकर के आए हैं वो बिल्कुल सही है। तो इन सब की तैयारी के लिए आप जुड़े रहें द्रोणा मैथ से। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चीज़ें इन्फॉर्मेटिव लगी हूँ तो आप अपने कॉम्पिटेंट दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। याद रखें, आप नहीं तो कोई नहीं, और अभी नहीं तो कभी नहीं। जो तैयारी करना चाहते हो, जो मन में ठाना है, उसको आज से ही एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।